हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी इनक्रेडिबल। दिस इज अंशु चौधरी हियर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत छोटी सी पोएम जो कि कंपोज की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, माई हार्ट लीप्स अप को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका अनदर टाइटल क्या है। रेनबो इसका अदर टाइटल है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, समटाइम आपसे पूछा जा सकता है, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है माई हार्ट लीप्स अप को, क्योंकि जब लाइन्स इससे पूछी जाती हैं आपसे तो वहां पर जो ऑप्शन में आपको मिलता है वो माई हार्ट लीप्स अप ही देखने को मिलेगा, या फिर पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में जो पोएम का कलेक्शन था वो आया था, तो उसके अंदर जब नेम आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर मोस्ट ऑफ जो नेम है वो माई हार्ट लीप्स अप भी आपको देखने को मिलेगा। टाइटल विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं दिए गए थे। एक्चुअली आपने बहुत सारी पोएम में देख चुके हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम को कोई टाइटल नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा चलन नहीं था। तो जो राइटर का वर्क होता था उसकी जो फर्स्ट लाइन होती थी उसी को कंसिडर कर लिया जाता था कि ये उनका वर्क है किसी भी पर्टिकुलर राइटर का। ओके, तो इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, उन सभी फैक्ट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने इसको लिखा कब था, कंपोज कब किया था। तो 26 मार्च 1802 को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 26 मार्च 1802 की रात को एक्चुअली उन्होंने लिखा था इस पोएम को। और जो ये पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश कब कराई थी, जो कलेक्शन आया था विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम्स का, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, जो कि 1807 में पब्लिश हुआ था, उसके अंदर ये पोएम आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि इस जो पोएम है माई हार्ट लीप्स अप, इसकी जो लाइंस हैं लास्ट में, तो उन लाइन को क्या किया गया है कि एपिग्राफ की तरह यूज किया गया है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में। एपिग्राफ क्या होता है कि प्रस्तावना के रूप में कुछ लाइनों को लिखना, पोएम को शुरू करने से पहले कोई प्रस्तावना देना, ताकि हम कंसीडर कर सकें कि पर्टिकुलर पोएम कहना क्या चाहती है, क्या उसकी थीम है, क्या मैसेज वो देना चाहती है। तो जस्ट इसको जब उन्होंने लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जैसे ही मतलब कि माई हार्ट लीप्स को पहले लिखा था, तो उसके ही क्या हुआ था, जो लास्ट 3 लाइन्स है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि द लास्ट 3 लाइन्स फ्रॉम माई हार्ट लीप्स अप आर यूज्ड एन एपिग्राफ टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। ठीक है, ये ओड है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, काफी लॉन्ग पोएम है, लॉन्ग ओड है इनका, क्योंकि पोएम का ही एक रूप होता है ओड। तो ये काफी लंबी पोएम है जो उन्होंने लिखी थी। उससे पहले इन्होंने छोटी सी एक मैसेज देने के लिए एक पोएम लिखी थी, शायद वो बताना चाहते थे कि इसके बाद काफी बड़ा वर्क मैं देने जा रहा हूँ जो इस पर बेस्ड होगा। तो एपिग्राफ की तरह, एपिग्राफ मैंने बताया कि प्रस्तावना होती है, कुछ चंद लाइनें लिखी जाती हैं किसी पोएम के पहले, यानी कि बड़ी पोएम लिखने वाले थे उससे पहले कुछ लाइनें हैं। तो जब अगर आपसे पूछा जाता है इसकी जो मेन लाइन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लोग ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि माई हार्ट लीप्स अप में ये लाइन है या फिर ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में है। तो ये दोनों में ही लाइन आपको देखने मिलेगी, लेकिन वो एपिग्राफ में है। ठीक है, जब ये ओड लिखा गया था तो इसके एपिग्राफ में है, और यहाँ पर इस पोएम के अंदर ही ये लाइन आपको देखने को मिलेगी, जिसको बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट फेमस लाइन है, फिगर्स ऑफ स्पीच में भी आपसे बार बार पूछी जाती है। ठीक है, लाइन्स की देकर पूछ लेते हैं कौन सी पोएम में है, किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत सा छोटी सी पोएम है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, पोएम आप जानते हैं कि इस तरह से शुरू होती है, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। ये फर्स्ट लाइन है इनकी, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो हार्ट है, वो क्या करता है, लीप्स अप करता है, यानी कि उछलता है, कूदता है जोर जोर से, खुशी से। होते हैं जैसे बच्चे उछलते हैं कि कोई चीज़ देखते हैं, खुश हो जाते हैं, क्लैपिंग करते हैं और बहुत तेज तेज उछलते हैं। तो इसी तरह से उनका जो हृदय है विलियम वर्ड्सवर्थ का, या फिर आप कह सकते हैं स्पीकर का, वो उछलने लगता है बहुत तेज। क्या देखकर, रेनबो इन द स्काई, यानी कि जो आसमान है, आकाश में रेनबो देख के, इंद्रधनुष देख के बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो ये पोएम बेस्ड है किस पर, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो चाइल्डहुड को याद करते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं इसमें। तो ये पर्टिकुलरली बताना चाहते हैं कि जो बचपन है उसमें क्या है कि व्यक्ति जो होता है, बच्चा जो होता है, बहुत ही हर खुशी का वो आनंद लेता है जो कि प्रकृति में एग्जिस्ट करती है। तो माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। माई हार्ट लीप्स अप, मेरा हृदय जो है वो उछलने लगता है, कूदने लगता है खुशी से। व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, महसूस करता हूँ, अ रेनबो इन द स्काई,
किसको देखता हूँ? रेनबो को, है ना, और उसको फील करता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता हूँ। बिहोल्ड मतलब कि देखना, ऑब्जर्व करना। इन द स्काई, स्काई के अंदर ही होता है, बारिश के बाद मोस्ट ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा। और जो ये तो रहते थे पहाड़ी क्षेत्र पे, तो वहाँ पर तो मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। जो लैंड एरिया होते हैं उन पे कम देखने को मिलता है, मतलब कि जो प्लेन एरिया होते हैं उस पे कम देखने को मिलता है, रेयर ही ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पर तो दिखता है। तो नेक्स्ट ऑफ लाइन्स में क्या कहते हैं स्पीकर, वो देख लेते हैं कि सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगिन। वो कहते हैं कि ऐसा तब भी होता था जब मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी, जब मेरा जीवन जो है वो आरंभ हुआ था, यानी कि मेरे बचपन में, जब मैं छोटा था। तो सो वॉज अपनी जो है वो किसकी बात कर रहे हैं? अपने पास्ट की बात करते हुए कहते हैं, अपने चाइल्डहुड की बात करते हुए कहते हैं कि सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगिन। तो तब भी ऐसा होता था, तब भी मेरा हृदय इतनी ही खुशी से झूम उठता था, इतनी ही तेज उछलने लगता था, धड़कने लगता था, ठीक है, जब मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी, यानी कि जो मेरे बचपन की बात है वो कह रहे हैं। सो इज इट नाउ आई एम अ मैन। अब वो बोलते हैं कि और अब भी जब मैं एक मैन हूँ, तब भी मतलब कि एक जब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैन का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक मैच्योर पर्सन हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, अडल्ट हो चुका हूँ। तो सो इज इट नाउ आई एम अ मैन। तो मैं अभी भी इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, जैसे तब मैं फील करता था पहले ही रेनबो को देख के मुझे उतनी ही खुशी होती थी, ऐसे ही मुझे अब भी खुशी होती है इस इंद्रधनुष को आसमान में देखकर। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई। अब जो आपके स्पीकर हैं वो कहते हैं कि सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, और ऐसा मैं चाहता हूँ कि तब भी मेरे साथ हो और होना चाहिए जब मैं क्या होऊंगा? बूढ़ा होऊंगा, वृद्ध होऊंगा, ठीक है, जब मेरी ओल्ड एज होगी तब भी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही फील करूँ, प्रकृति के इतने ही नज़दीक में रहूँ, ताकि मैं उस चीज़ को फील कर पाऊँ जो ये खुशी है, ये छोटी छोटी चीज़ों को देख कर जो कि प्रकृति में विद्यमान है, एग्जिस्ट है, ओके। और लेट मी डाई, वो बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर मेरे जो ये विचार हैं इस तरह की बदल जाते हैं, या मेरी फीलिंग्स जो है वो नेचर से हट जाती हैं, या उसमें मैं इंटरेस्ट फील नहीं करता हूँ, मुझे उसको देखकर हैप्पीनेस नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती, एंजॉय नहीं करता हूँ, तो मैं क्या हूँ? लेट मी डाई। भगवान करे कि मतलब मैं इससे तो डाई हो जाऊँ, मर जाऊँ। तो ये चाहते हैं वो ये चाहते ही नहीं कि वो नेचर से दूर हो, वो अंत समय तक भी नेचर के नज़दीक ही रहना चाहते हैं। अदरवाइज वो क्या चाहते हैं कि वो उनकी मृत्यु ही हो जाए, अगर वो नेचर से दूर हो जाते हैं तो। अगर वो ऐसा फील नहीं कर पाते हैं तो वो चाहते हैं कि इससे तो वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए। अब जो नेक्स्ट लाइन आपके सामने आ रही है, ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ठीक है। यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज करते हुए, मतलब कि पैराडॉक्स क्या होता है? विरोधाभास। यहाँ पर आपको देख के क्या है कि इसको अचानक देख के आपको क्या लगेगा कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, क्या बच्चा जो है वो फादर का मतलब जो चाइल्ड है वो फादर है मैन का? ऐसा तो नहीं होता है ना कि मैन बनने के बाद ही, जब आप मैरिड मतलब शादी वगैरह करते हैं तब उसके बाद ही तो आपके बच्चे होते हैं, तो एक मैन का ही तो बच्चा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि विरोधाभास है। लेकिन जो पैराडॉक्स होता है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि किसी बहुत डीप बात को कह जाना, एक छोटे से सेंटेंस के थ्रू या एक छोटे से फ्रेज के थ्रू। तो यहाँ पर जो ये फ्रेज ये दिया हुआ है सेंटेंस, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, तो इसके अंदर क्या है कि वो बताना चाहते हैं, आपके कवि जो हैं वो ये कहते हैं कि जो बचपन होता है व्यक्ति का वो बहुत कुछ सिखा सकता है। यानी कि एक बच्चा जो है, हम उस बच्चे से, देखिए मैसेज कई सारे हैं इसके, मैं सारे ही मैसेज को बताने की कोशिश करूंगी कि जो स्पीकर हैं वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब हम पोएम को बाद में जो लोग पढ़ते हैं तो वो सिर्फ अपने जो क्या करते हैं, अपना अपना मतलब उससे निकालते हैं। तो इसके कुछ मतलब हो सकते हैं, 1 या 2 या 3, मैं वो आपको सभी बताने की कोशिश करूंगी। कि द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, वो कहते हैं कि जो बच्चा है, बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, देवी रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। आप कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चे जब भगवान का रूप होते हैं तो वो कैसे होते हैं? क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, उन्हें कोई जेलस की भावना नहीं होती है, वो छोटी छोटी चीज को देख के खुश हो जाते हैं। किसी ने उनको डांट भी दिया है तो उस वक्त वो रोने लगते हैं क्योंकि वो दुखी हैं और जिस टाइम की फीलिंग आ रही है, और जस्ट उसके बाद ही आप उसको तुरंत प्यार करने लगते हैं या उसको कोई उसकी फेवरेट चीज देते हैं तो वो खुश हो जाता है, वो भूल जाता है, वो उसके अंदर कोई भी भावना नहीं होती कि वो उनसे बदला ले, वो जेलस फील करे कि इस पर्सन ने मुझे ये
बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही अलग होता है। तो बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं। तो उनसे क्या है कि, और वो छोटी छोटी खुश चीज़ें जो होती हैं उनसे खुशी फील करते हैं। कुछ भी है उनके आसपास में, वो हर चीज़ को क्या करते हैं कि एक इस तरह से आकलन नहीं करते कि उसके पास इतना ज़्यादा है और मेरे पास कम है, बल्कि जो उनके पास है वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं, जब बच्चा छोटा होगा आपने देखा होगा कि वो अपने पेरेंट्स, चाहे उसके पेरेंट्स सुंदर हैं चाहे नहीं हैं, उनके पास पैसे हैं ज़्यादा या नहीं हैं, तो वो क्या है कि वो फिर भी उनको उतना ही प्रेम करता है, उनको देख के उतना ही खुश होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अडल्ट होते जाते हैं तो आप वहाँ पर कंपैरिजन करने लगते हैं, अपने पेरेंट्स को दूसरों से कंपैरिजन करेंगे, अपने घर की स्थिति को दूसरों से कंपैरिजन करेंगे, मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है, क्या मेरा है, क्या तेरा है, ये सब चीज़ें गंदगी आपके दिमाग में भरने लग जाती है। तो यहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हैं आपके जो कवि हैं कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए, यानी कि बच्चा जो है वो मैन का फादर हो सकता है। फादर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना, कि अपना लिविंग स्टाइल सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर चाइल्ड जो है वो बहुत कुछ हमें सिखा सकता है। एक बच्चा जो होता है वो बहुत सारी चीज़ सीख हमें दे सकता है। अगर आपको लाइफ को जीना नहीं आता है तो आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, है ना, हो सकता है कि वो आपको जो जीने की एक लाइफ की परिभाषा है वो आपको सिखा जाए कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, और वो आप बहुत ज़्यादा खुश भी रह सकते हैं। अगर आप उसकी तरह जिएंगे तो वाकई में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। हम जितने बड़े होते चले जाते हैं, हमारी दुख का कारण खुद हमारी अपनी सोच होती है। क्योंकि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा मूड ऑफ गुस्सा करने वाले का ही होता है, दूसरे का कुछ नहीं जाता है उसमें। तो हमारी जो सोच है, जिस तरह से हम सोच रहे हैं दूसरों के बारे में, वही हमारे क्या होती है कि विनाश का कारण भी हो सकती है और वो हमें बना भी सकती है। दोनों ही चीज़ हो सकती हैं। एक तो मीनिंग इसका यहाँ पर ये रहा। दूसरा मीनिंग वो कहते हैं कि एक जो ग्रोथ है वो क्या है कि एक मैन कैसे बनता है ना। तो ग्रोथ कहाँ से शुरू होती है, पहले वो जन्म लेता है, बच्चा होता है, फिर धीरे 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 वो एक अवस्था में आकर वो अडल्ट बन जाता है, ठीक है, और एक मैन बन जाता है। तो वो क्या हुआ कि एक इस वे में इनको मैसेज ये दे सकते हैं। और एक जो मैसेज है इनका, द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। थर्ड मैसेज क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर एक मैसेज ये भी हो सकता है कि जो चाइल्ड होता है, जब बच्चा, कोई मैन है कि जब वो बच्चा होता है तो कहते हैं ना कि बच्चा जो होता है कि उसके जो पैर होते हैं कि पूत के पाँव जो है वो पालने में ही दिखाई दे जाते हैं कि वो आगे जाके क्या बनने वाला है। हम बहुत सारे लोग देख कर भविष्यवाणी कर सकते हैं, करते भी हैं कि भाई ये तो डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा या वो बनेगा। यानी कि जो उसके लक्षण होते हैं, जैसी भी उसकी एक्टिविटी होती हैं, उसे देखकर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा होकर ये बनेगा। तो यहाँ पर ये मैसेज भी इसके थ्रू दिया हो सकता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इसके थ्रू ये कहने की कोशिश की गई है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है बहुत ज़्यादा, किसका, वो ईश्वर का रूप होता है, प्रकृति का रूप होता है, नेचुरल चीज़ें हैं उस टाइम उसके अंदर। जैसे रूसो कहते हैं ना कि प्रकृति से सीखो, इसी तरह से वर्ड्सवर्थ भी मेरे अकॉर्डिंग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक बच्चे से सीखो कि जीवन को कैसे व्यतीत किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने भगवान को नहीं देखा है तो आप बच्चे को देखिए, बच्चा बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर अभी सामाजिक बुराइयां जो हैं वो व्याप्त नहीं हुई हैं, वो उत्पन्न नहीं हुई हैं। तो आपको एक बच्चे से ही सीखना चाहिए जीवन का निर्वहन करना, कि किस तरह से जीवन में खुश रहा जाए। ओके, हैप्पीनेस हमें कैसे मिले। ओके, ये लाइन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, आपके स्पीकर हैं, वो आगे ये कहते हैं कि एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड। वो कहते हैं कि और मैं ये मतलब विश करूँगा कि जो मेरे डेज है, मतलब मेरे जो दिन हैं आने वाले हैं आपके, बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, वो मेरे किस में बीते, वो सिर्फ उससे बंधन में हो। किस बंधन में, वो नेचुरल पाइटी, यानी कि प्रकृति की जो ईश्वर भक्ति बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ईश्वर भक्ति जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो किसके भक्त थे, वो नेचर के भक्त थे, वो प्रकृति के भक्त थे। तो वो यहाँ पर किसके बारे में बोलेंगे कि वो नेचर की जो भक्ति करते हैं तो वो उसी में ही बंध जाना चाहते हैं। अपने जो बाकी दिन हैं, अपने जो आगे की लाइफ है, वो उसी में ही, मतलब वो हमेशा ही क्या रहना चाहते हैं, वो यंग रहना चाहते हैं अपने हार्ट के थ्रू, ताकि वो इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकें जो प्रकृति में मौजूद हैं। वो कभी भी एडल्ट नहीं होना चाहते या ओल्ड नहीं होना चाहते,
वो हमेशा जिंदा दिल रहना चाहते हैं। फिजिकली तो उनको होना ही है, बट उनका मन जो है वो उनके हाथ में है कि वो उसको किस तरह से किस तरफ रखते हैं, प्रकृति की तरफ या फिर मेटलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसकी तरफ रखते हैं। तो ये ओवरऑल मैसेज है जो क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ देना चाहते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये लाइन है यहाँ पर आएगा फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछने के लिए, पैराडॉक्स आपको दिया हुआ होगा, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं या फिर लाइन दी हुई होगी तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज किया गया है, विरोधाभास का यूज किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू। ओके, पैराडॉक्स मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ाया भी है, अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, तो इसलिए आप उसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अब समरी ऑफ द पोएम अगर आप लिखना चाहते हैं, कुछ को लिखना है, अगर नोट्स बना रहे हैं अच्छे से तो वो इसको नोट डाउन कर लेंगे अपना कि द स्पीकर रिकलेक्ट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। ओके, और वो क्या कर रहे हैं कि ही यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट व्हेन ही सा द रेनबो इन द स्काई इन हिज चाइल्डहुड। वो बचपन में भी क्या करते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे रेनबो को देख के, एंजॉय करते थे, और अभी भी जस्ट स्टिल वो यही कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ओके, द पोएट होप्स ही विल स्टिल गेट प्लेजर एट सीइंग द रेनबो व्हेन ही बिकेम्स ओल्ड एंड इफ सच फीलिंग्स स्टॉप इन द फ्यूचर ही विशेस टू डाई। तो वो यही बोल रहे हैं कि पोएट जो है वो उम्मीद करते हैं कि ऐसी प्लेजर उनको हमेशा ही मिलती रहे, है ना, कि उनके जैसे पास्ट में मिलती थी, प्रेजेंट में भी वो फील कर रहे हैं और फ्यूचर में भी उनको मिलती रहे। व्हेन ही बिकेम्स ओल्ड, वो जब ओल्ड हो तो एंड जब मतलब ओल्ड हो जाए तब भी उनको मिलती रहे। और वो कहते हैं कि एंड इफ सच फीलिंग स्टॉप्स, अगर ऐसी फीलिंग्स मेरी स्टॉप हो जाएं तो इंस्टेड कि मैं क्या हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, फिर मैं क्या करता हूँ, विशेस टू डाई, मैं मर जाना चाहता हूँ। फिर वो आगे जो पोएट हैं, जो आपकी लाइन है, द पोएट सेड पैराडॉक्सिकली, यानी कि पैराडॉक्स का यूज़ करते हुए वो बोलते हैं कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बिकॉज जो चाइल्डहुड है इज़ द बिगनिंग ऑफ द मैनहुड। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो मैसेज था ये मैंने आपको बता भी दिया है, इसको बार बार आई थिंक इतना ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट मैसेज तो वो ये कन्वे करना चाहते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन बिकॉज चाइल्डहुड इज़ द बिगनिंग ऑफ द मैनहुड, कि मैनहुड की मतलब जो अडल्टहुड है आपका शुरू होने वाला है तो उसकी बिगनिंग क्या होती है कि चाइल्डहुड से ही शुरुआत होती है। दूसरा जो पर्टिकुलर मैसेज है आप ध्यान रखेंगे कि अदर वर्ड्स में वो कहना चाहते हैं कि द क्वालिटीज़ ऑफ द ग्रोन अप मैन आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि जो चाइल्डहुड में हमने सीखा है, बचपन जैसा हमारा व्यतीत हुआ है, जैसी कंडीशन में व्यतीत हुआ है, तो वही रूप क्या है हमारा, जब हम मैच्योर होंगे तो वही हमारा निखर के आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति जैसे भी वातावरण में जिया होता है, बहुत ज़्यादा उसने गुस्सा देखा है अपने परिवार वालों को, तो वो उसका वहाँ पर निकल के आएगा, है ना, वो सब चीज़ें। अगर वो बहुत अच्छे लाइट वातावरण में रहा है, लाइट एम्बियंस मिला है उसको, तो वो व्यक्ति वैसा ही समाज को प्रदर्शित करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश की हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस छोटी सी पोएम के थ्रू। मेनली ये याद रखना है कि ये एपिग्राफ के रूप में यूज़ की गई है लाइन, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ठीक है, ये जो लाइन है ये एपिग्राफ के रूप में यूज़ की गई है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी में, जो कि एक ओड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हमें पूरा नहीं पढ़ना है, उसकी कुछ लाइन्स हैं जो आपसे पूछी जाती हैं तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, टिंटन एबे है, वहाँ से भी हमें क्या है कि कुछ लाइन्स चुननी है, पूरी पोएम्स को हमें पढ़ने की नीड नहीं है उसको भी। लूसी की कुछ पोएम्स हैं वो आपको करा दी जाएंगी, एक दो पोएम और हैं वो भी आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।